तो आज के सेशन का हम स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट का हमारा सेकंड सेशन। अच्छा, लास्ट सेशन के अंदर, प्रीवियस सेशन के अंदर, जैसे कि मैंने आपको एक ओवरव्यू मैंने दिया था ब्रीफली कि आपकी जावास्क्रिप्ट क्या काम करती है, क्यों यूज़ करते हैं। रिएक्ट जेएस का मैंने आपको बताया था कि क्यों यूज़ करते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशंस का मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्यों यूज़ करते हैं। एनपीएम का बताया था कि एनपीएम क्या होता है, पैकेज मैनेजर्स क्या होते हैं, टाइपस्क्रिप्ट क्या होती है। इन सब सारी चीज़ों के मैंने आपको ओवरव्यू दिए थे। आज के सेशन के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को ऑन कोडिंग साइट के ऊपर हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट को, और मैं कुछ आपको बेसिक सी, बहुत ही कोई बेसिक सी चीज़ें मैं आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं आज बताऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि अगर हम रिएक्ट जेएस को अगर हम इंस्टॉल कर सकें अपने पीसी के अंदर, तो उसको हम इंस्टॉल करके भी देखेंगे आज के सेशन के अंदर। ओके, अपने आप को प्लीज़ म्यूट पे रखिएगा, और इसके अलावा आप लोग अपने पास नोट पैड और पेन रखिएगा, ताकि अगर आप लोगों के किसी के भी कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो इंशाल्लाह मैं सेशन के आखिर में आप लोगों के प्रॉपर्ली आपके क्वेश्चंस के जवाब दे सकूँगा। ओके, अच्छा, जैसे कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, तो इस स्क्रीन के ऊपर मेरे पास यहाँ पर एक ब्राउज़र ओपन है, ठीक है। ब्राउज़र है मेरे पास, क्रोम का ब्राउज़र है, और इस ब्राउज़र के अंदर आपको यहाँ पर आपको एक फॉर्म नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म सिंपल सा एक कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म है, जिसके अंदर आपके पास फुल नेम, फ़ोन, ईमेल, डॉक्यूमेंट का आपको एक फील्ड नज़र आ रही है। इसी तरीके से आपको एक टेक्स्ट एरिया नज़र आ रहा है कमेंट्स का, जेंडर, और ये आपको दो फील्ड्स आपको और नज़र आ रही हैं। ओके, सॉरी। ओके, अच्छा, तो जब आप ब्राउज़र के ऊपर आप जाते हैं, तो ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको, जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, तो राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आता है इंस्पेक्ट का, ठीक है। जो आपको इंस्पेक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नज़र आती हैं, ठीक है। कुछ टैब्स आपको यहाँ पर नज़र आते हैं, जैसे कि एक एलिमेंट्स का टैब है, कंसोल का है, नेटवर्क, सोर्सेज, परफॉर्मेंस, मेमोरी है, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, लाइट हाउस, रिकॉर्डर, ठीक है। तो ये आपको टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं। हर टैब का आपके अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस इंसाइट्स भी है, तो हर टैब के यहाँ पर अपने बेनिफिट्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ टैब्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए कि वो उन टैब्स के साथ आप क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर आप काम करते हैं, तो आपको आपकी कोडिंग के अंदर, आपके जावास्क्रिप्ट पे कोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं आप लोगों के पास। तो उन प्रॉब्लम्स को डिबग करने के लिए आपको इन टैब्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक टैब है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर आपका जितना भी HTML का जो कोड है और CSS का जो कोड है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक टैब है कंसोल का। अच्छा, कंसोल का क्या मतलब है? कंसोल का जो टैब आपका है, आपके पास है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं वो आप प्रिंट करके आप अपने कंसोल के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंसोल के टैब का आपका ये बेनिफिट है। तो इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके लेंदी फंक्शंस हैं, और उन फंक्शंस के अंदर आपको कुछ आपको डिबगिंग करनी है, तो उसके लिए आप अपने पास कंसोल के अंदर आप जो भी आप यहाँ पर चीज़ें आप यहाँ पे लगाएंगे, तो वो लगाने के लिए आप यहाँ पर आप अपने पास कंसोल के अंदर आप वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपनी HTML पेज के ऊपर मैं गया, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, तो ये आपको कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक टैग लगाता हूँ स्क्रिप्ट का, ठीक है। तो जो स्क्रिप्ट का टैग मैंने यहाँ पे लगाया है,
तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि स्क्रिप्ट का टैग जो मैंने यहाँ पे लगाया है और इसको मैंने ओपन किया और इसको मैंने क्लोज़ किया, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में आप क्या करते हैं, इसके बीच में आप यहाँ पे जाके अपनी जावास्क्रिप्ट को आप लिखते हैं। अच्छा, ये मैं आपको HTML का बता रहा हूँ, लेकिन ये वाले केसेस आपके दूसरे हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप React.js की बात करें या फिर आप जावास्क्रिप्ट आप किसी और दूसरे फ्रेमवर्क की अब बात करें, तो उसके अंदर आपके पास ये केसेस आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं। वो हम आगे आने वाले सेशंस के अंदर देखेंगे। बट अभी मैं आपको इन टैब्स के बारे में बता रहा हूँ कि आप इन टैब्स ये कंसोल के अंदर आप किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट का टैग जब आप यहाँ पर ओपन करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको हेड के अंदर ही रखें। आप चाहें तो इस स्क्रिप्ट का टैग को आप बॉडी के अंदर भी आप यहाँ पर भी आप रख सकते हैं, तो तब भी आपका काम करेगा। लेकिन आपका ये स्क्रिप्ट के टैग के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल console.log, ठीक है। तो console.log मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये कंसोल के अंदर लॉग करवा दे। लॉग क्या करवा दे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहम्मद उवैस, ओके। ये मैंने यहाँ पे लिखा console.log और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया। अच्छा, ब्रैकेट दिया और ब्रैकेट के बाद मैंने यहाँ पर अपनी वैल्यू मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दी। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, किसी भी फंक्शन किसी भी वैल्यू के साथ जब आप ब्रैकेट लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपका फंक्शन कहलाता है, ठीक है। इसको आप कहते हैं फंक्शन, ठीक है। तो ये console.log ये आपका फंक्शन है जो कि आपका ब्राउज़र ने, जो कि आपका ये कोड जो आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं, ओके। इसको मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर मोहम्मद उवैस आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कंसोल के टैब के अंदर। ठीक है, मोहम्मद उवैस आपको यहाँ पे कंसोल के टैब के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर मुझे अगर यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यूज़ भी देनी है तो वो भी मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको मैं रिपीट करता हूँ तो मेरे पास इतने ही ज़्यादा कंसोल यहाँ पर मुझे नज़र आएंगे, ठीक है। तो मतलब जितने भी कंसोल्स मैं यहाँ पर ऐड करूँगा वो कंसोल्स मेरे पास यहाँ पर नज़र आएंगे। कंसोल के बारे में आपको अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कंसोल का जो टैग होता है ये आप पर क्या काम करता है। मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि इस कंसोल का जो टैब आपका होता है इसके अंदर आप किस तरह से आप वैल्यूज़ प्रिंट करवा सकते हैं और किस तरीके से आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये वैल्यूज़ जो आपकी होती है ये ध्यान में रखिएगा कि ये वैल्यूज़ आपकी जो डिस्प्ले हो रहा होता है यहाँ पे आपके पास डेटा, इसके अंदर नहीं आ रही होती हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको नज़र आती है ब्राउज़र के अंदर, जो आपका कंसोल का टैब है सिर्फ उसके अंदर नज़र आती है। यहाँ पे आपको कहीं पर भी वो वैल्यूज़ नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया कि कंसोल यहाँ पर आप किस तरीके से आप प्रिंट करवाते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, ओके। अच्छा, कंसोल प्रिंट करवाने के अलावा यहाँ पर आपके पास और भी मतलब यहाँ पे आपके पास और भी कंसोल के कुछ टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको कंसोल के मैं आपको सिर्फ वो टाइप्स में आपको बता रहा हूँ जो कि अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि एरर का एक टाइप होता है कंसोल का कि आपके पास यहाँ पर एरर नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी वार्निंग के भी टाइप होते हैं कंसोल के, ठीक है। तो ये सारे आपके कंसोल के आपके पास टाइप्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो इन टाइप्स को आप अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, बट अभी आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि console.log हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, console.log के अंदर आपके पास यहाँ पर कंसोल के अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन नज़र आते हैं मैसेजेस का, यूज़र मैसेजेस, नो एरर्स, वार्निंग्स, इन्फो और नो वर्बोस, ठीक है। इसके अंदर अभी मैं आपको 2-3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आपके एरर्स के, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एरर्स के अंदर आपको एरर नज़र आएंगे कंसोल के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी HTML में कोई एरर है या फिर आपकी वार्निंग के अंदर कोई है, अगर आपकी कोई वार्निंग है यहाँ पे, या फिर आपका जो इन्फो है, इन्फो के अंदर जो आपके console.log जो आपने सिर्फ इन्फो करवाया हुआ है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो ये 3 टाइप इसके अंदर आप ध्यान में रखिएगा, एरर्स, वार्निंग्स और जनरल इन्फो, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स आपके बहुत काम आती हैं। ये 2 टाइप्स आपकी बहुत कम यूज़ में आती हैं, बट ये जो इन्फो आपकी होती है ये आपकी बहुत ज़्यादा काम आती है। लेकिन जो आपकी एरर्स और वार्निंग्स होती हैं ये आपके तब काम आती है जब आप फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक फ्रेमवर्क के साथ आप काम कर रहे हैं, तो उसके जो आपके एरर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे एरर के अंदर आपको नज़र आते हैं। तो ये दोनों टाइप्स ही आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप किसी React.js या फिर किसी दूसरे फ्रेमवर्क पर आप काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको उसके एरर्स भी आपको नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपका कोई कोड है, आपका वो ब्रेक हो गया है, तो वो कोड ब्रेक होता है तो फिर वो आपको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पे आपका कोड ब्रेक हुआ है, क्योंकि लेट्स सपोज कि आपके पास कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपके हंड्रेड्स ऑफ
पेजेस हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं, तो उसके अंदर आपको ये डिबग करना आपको बहुत हेल्प करता है कि अगर आपको डिबग करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको पता है तो उनको आप आसानी से आप अपने कोड के अंदर आप इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं आप अपने डिबगिंग स्किल्स की मदद से, ठीक है। तो ये डिबगिंग स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप लार्ज स्केल एप्लीकेशंस पे या मीडियम स्केल एप्लीकेशंस के ऊपर आप काम करते हैं। ओके अच्छा, फिर इसके बाद आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपके पास यहाँ पर नेटवर्क का आपके पास एक टैब होता है, ठीक है। नेटवर्क के टैब के ऊपर आपको क्या नज़र आता है? नेटवर्क के टैब के ऊपर आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं जो कि रिसोर्सेज आपके जो आपका पेज है उसके ऊपर लोड हुई हुई हैं, ठीक है। रिसोर्सेज में के अंदर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास रिसोर्सेज में हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इल्मिस के ऊपर अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, तो इल्मिस के ऊपर आपको नेटवर्क के अंदर ये सारी रिसोर्सेज आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब रिसोर्सेज के अंदर आपके पास काफ़ी सारी किस्म की रिसोर्सेज हो सकती हैं, जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट हो सकता है, जावास्क्रिप्ट हो सकती है, आपकी API रिक्वेस्ट हो सकती हैं जो कि आपकी XHR रिक्वेस्ट होती हैं, CSS फॉन्ट्स, तो ये सारी रिक्वेस्ट आपके पास आपकी रिक्वेस्ट के अंदर हो सकती हैं जो कि आपको नेटवर्क के टैब के अंदर आपको नज़र आएंगी, ठीक है। अगर आप इनको फ़िल्टर करना चाहें तो आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी CSS अगर आप देखना चाहें तो CSS की जो रिसोर्सेज हैं वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो ये सारी रिसोर्सेज आपको यहाँ पे नज़र आती हैं जो भी आपका जो भी आपकी वेबसाइट, जो भी आपने अपना पेज आपने लोड किया हुआ होता है, तो इस पेज के ऊपर जो रिसोर्सेज आपकी लोड हो रही हैं वो आपको एक्चुअली यहाँ पर नज़र आती हैं, ठीक है। तो इस पेज के ऊपर जैसे कि आपको यहाँ पे लोगो नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पे इमेज नज़र आ रही है, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पर ये आइकॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये सारी रिसोर्सेज आपको यहाँ पर आपको नज़र आएंगी कि जो आपकी ये आइकॉन्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि ये आइकॉन्स आपको कहाँ से लोड कर रही है, ठीक है। तो ये आपके इसके सारे रिसोर्सेज का आपको यहाँ पे URL भी आपको नज़र आ जाते हैं। ओके अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक टैब होता है सोर्सेज का, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और आपकी इंपॉर्टेंट होती है, प्रिजर्व लॉग, ठीक है। प्रिजर्व लॉग आपका क्या काम करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर प्रिजर्व लॉग के ऊपर आप चेक लगा देते हैं तो ये क्या करेगा कि जब आप पेज को रिफ़्रेश करते हैं, लेट्स सपोज कि मैं अभी यहाँ पे पेज रिफ़्रेश करता हूँ, तो जैसे ही मैंने पेज रिफ़्रेश किया मेरे ये सारे लॉग्स मेरे दोबारा से लोड हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रिजर्व लॉग के ऊपर अगर आप चेक लगा देते हैं और अब आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो अब आप अगर यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपके ये जो रिसोर्सेज हैं ये आपके दोबारा से ये आपके क्लियर नहीं होते, पुराने रिसोर्सेज आपके वैसे ही रहते हैं, लेकिन वो उसके साथ एडिशनली वो नए रिसोर्सेज उसके अंदर वो ऐड कर देता है, ठीक है। तो प्रिजर्व लॉग के अंदर आपके जो लॉग है ये आप क्लियर नहीं करता, ये उसको प्रिजर्व करके रखता है। ओके इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक टैब आता है जो कि आपको सोर्सेस का है, ठीक है। सोर्सेस के टैब के अंदर आपको यहाँ पर आपकी सारी फाइल्स आपको नज़र आती हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज के लेट्स सपोज कि मैं यहाँ सोर्सेस की फ़ाइल में जाता हूँ और सोर्सेस की फ़ाइल में जाने के बाद मैं सोर्सेस के टैब के अंदर जाता हूँ और इस टैब के अंदर जाने के बाद जो मेरे पास यहाँ पर फाइल्स आ रही हैं मेरे प्रोजेक्ट की, इनमें से किसी फ़ाइल को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ राइट साइड पे लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आपको ये ब्राउज़र जो है ये इस पॉइंट के ऊपर आके स्टक हो जाता है। स्टक क्यों हो जाता है कि ये आपको यहाँ पर वैल्यूज़ दिखाता है, ये आपके ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। ब्रेक पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप इसको रोक दो, मतलब ये आप ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि यहाँ पर जो आपका ब्राउज़र है वो यहाँ पर आके आपके कोड को के लिए रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर आपको थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि लेट्स सपोज के मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल बना हुआ है जिसका नाम है नेम मोहम्मद उवैस, ठीक है। और एक और यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किया नेम और यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन किया यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ दिस ऑल्टरनेट नेम फॉर एग्जांपल, ओके। अच्छा, एक और मैं वैल्यू यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल वेर एज और यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 30, ठीक है। और यहाँ पे मैं एज की वैल्यू को ओवरराइट कर देता हूँ लेट्स सपोज 33, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन की हैं। एक मैंने ये वैल्यू लाइन नंबर 18 पे डिफ़ाइन करी है मोहम्मद उवैस, लाइन नंबर 19 पे मैंने एज डिफ़ाइन करी 30। अच्छा, ये जो सिंटैक्सेस मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इनको अभी फ़िलहाल इग्नोर करिएगा, ये मैं आपको बाद में जाके सेपरेटली मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊँगा। अभी मैं जस्ट आपको जो लाइन ब्रेक्स हैं जो उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर नेम आता है। नेम यहाँ पर मैंने इस नेम को मैंने ओवरराइट कर दिया ऑल्टरनेट नेम के साथ। इसको मैं कोई प्रॉपर नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैस सलत,
ठीक है। तो ये दोनों नेम मेरे डिफरेंट हैं। यहाँ पे मैंने नेम की वैल्यू को ओवरराइट कर दिया और यहाँ पर मैंने एज की वैल्यू को ओवरराइट कर दिया, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंसोल करवा देता हूँ नेम और एज। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने पेज को मैं रिफ़्रेश करूँगा। तो जैसे ही मैंने पेज को रिफ़्रेश किया तो आपको यहाँ पर console.log यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। आपको यहाँ पे मेरी वो स्क्रिप्ट जो मैंने यहाँ पे लिखी है छोटी सी, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके। और जब मैं यहाँ पर जाता हूँ कंसोल के अंदर, तो कंसोल के अंदर आपके पास यहाँ पर प्रिंट हो रहा है ओएस तलत, और इसके आगे प्रिंट हो रहा है 33। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर नेम प्रिंट करवाया है और इसकी एज मैंने प्रिंट करवाई है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं सोर्सेस के ऊपर जाके अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, फॉर एग्जांपल सोर्सेस के ऊपर जाके मैं अपने यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ एज के ऊपर। ठीक है, ये एज की जो मेरी लाइन है इसके ऊपर मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगाया और ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये एज के ऊपर आके मेरा रुक गया। और अब जब मैं इसके ऊपर नेम के ऊपर माउस ओवर करूँगा तो यहाँ पे आपको नेम में क्या वैल्यू नज़र आ रही है, आपको नेम में वैल्यू नज़र आ रही है मोहम्मद उवैस। ओके। और अगर मैं इसको यहाँ पर एक और ब्रेक पॉइंट में लगाता हूँ नेम के अंदर, और अब एज के ऊपर मैं यहाँ पर एक और ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। तो अब ये नेक्स्ट के ऊपर आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट के ऊपर जब ये आया तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू क्या आपको नज़र आ रही है, अब इसकी वैल्यू आपको नज़र आ रही है उवैस तलत। ठीक है, जबकि ये सेम एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपकी पुरानी वैल्यू नहीं आ रही, जबकि यहाँ पर वैल्यू हमारी है मोहम्मद उवैस। और अगर आप इसके ऊपर अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर वैल्यू नज़र आ रही है उवैस तलत, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप ये ब्रेक पॉइंट आप लगाते हैं तो इससे आपकी डिबगिंग में आसानी हो जाती है कि फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल को आपने मल्टीपल पर्पस के लिए मल्टीपल टाइम्स आपने यूज़ किया है, तो वो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि वो कौन सी वैल्यू को किस कंडीशन के हिसाब से वो फॉलो कर रहा है। ओके। इसकी और भी काफ़ी सारी आपकी यहाँ पे प्रैक्टिसेस हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा इसके यूज़ केसेस हो सकते हैं कि लेट्स सपोज के एक एग्जांपल मैं आपको छोटी सी दे देता हूँ कि यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इज़ कोल्ड ड्रिंक अलाउड फॉर एग्जांपल। ओके, ये मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी एज जो है वो, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, अभी इसके अंदर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो मैं आप सिर्फ ये ब्रेक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट आप समझे कि ब्रेक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है आपका। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक एज डिफ़ाइन करी 30 और यहाँ पर मैंने एज डिफ़ाइन कर दी 33। इसको मैं भारी रहने देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसका कंसोल करवा देता हूँ console.log कोल्ड ड्रिंक इज़ अलाउड। ओके, और यहाँ पर मैं एल्स के अंदर मैं कंसोल करवा देता हूँ कोल्ड ड्रिंक इज़ नॉट अलाउड। ओके, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ एज जो है अगर आपकी ग्रेटर देन 18 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन 18 है तो कोल्ड ड्रिंक अलाउ होगी, अदरवाइज कोल्ड ड्रिंक नॉट अलाउड है। ओके। अच्छा, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एज मेरी ग्रेटर देन 18। मैं यहाँ पर एक चेक लगाता हूँ नेम के अंदर और एक चेक मैं लगाता हूँ कंसोल के अंदर। ठीक है, अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि अब ये आपका इस वाले ब्रेक पॉइंट के ऊपर नहीं आया। क्यों नहीं आया इस वाले ब्रेक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई हुई है एज इज़ ग्रेटर देन 18। ग्रेटर देन 18 यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई हुई है, जबकि यहाँ पर जो मेरी एज है वो यहाँ पर 18 है। तो यहाँ पर मैंने ये बताया कि 18 साल से बड़ी उम्र है। ठीक है, मतलब 18 साल से ये इक्वल मैंने नहीं बताया। अगर ये इक्वल मैं बताऊंगा तो वो इक्वली 18 साल की उम्र होगी, तो फिर यहाँ पर आपकी वो एज आपकी अलाउड हो जाएगी। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक आपकी अलाउड हो जाएगी। लेकिन अगर अब यहाँ पर मैंने एज 18 ईयर्स बताई हुई है तो इसने क्या कहा कि कोल्ड ड्रिंक इज़ नॉट अलाउड, तो ये इसने यहाँ पर आके डायरेक्टली मुझे यहाँ पे स्टॉप कर दिया आके। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एक और एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ कि एज जो है वो मेरी वो 18 नहीं वो 19। ओके, फॉर एग्जांपल तो अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपका फर्स्ट वाले कंसोल पे आकर ही ये रुक गया। और अब अगर मैं इसको आगे जाने दूँगा, मैं एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ एज के ऊपर। अब आप यहाँ पे अगर नोटिस करें तो ये 3 ब्रेक पॉइंट लगे हुए, एक लाइन नंबर 13 पे लगा हुआ है, एक लाइन नंबर 15 पे और एक लाइन नंबर 17 पे। ठीक है, अब मैं इसको आगे जाने देता हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये 15 को स्किप करके ये लाइन नंबर 17 पे चला गया डायरेक्ट। उसके क्या रीज़न है, क्योंकि उसकी ये रिक्वायरमेंट मैच नहीं करती।
ठीक है, एज उसकी ग्रेटर देन 18 है तो वो यहाँ पर आ गया। एल्स का मतलब ये है कि अदरवाइज तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि एज तो ऑलरेडी उसको ग्रेटर देन 18 मिल गई है। तो ये आपका यहाँ पर एज के ऊपर यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। तो इस तरीके से आप अपने ब्रेक पॉइंट्स की मदद से अपनी कंडीशंस को बहुत आसानी के साथ आप अपने डिबग कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है या फिर ये ज़्यादा हो रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर वहीं पे इसको स्टॉप कर दूंगा। अगर ये ओके है तो फिर ठीक है। जी, अगर ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज़। जी, जो मैंने अभी तक यहाँ पे बताया है आपको, कंसोल, नेटवर्क और सोर्सेज, ये क्लियर है आपको? ये कोड आपको नहीं समझ में आया, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। ये कोड मैंने आपको समझाने के लिए भी नहीं लिखा, ठीक है। मैंने अभी आपको सिर्फ ये इसके कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कंसोल, नेटवर्क और सोर्सेज। ये कौन सा टैब आप लोग कब यूज़ करते हैं आप? ओके, ग्रेट। किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही? कोई किसी को अगर परेशानी हो रही है तो प्लीज़ बता दें। ओके, आगे बताऊं या अभी के लिए काफ़ी है इतना? ओके, ग्रेट, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा आगे आपको और बताता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपके सोर्सेज होते हैं, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लाइन ब्रेक, ठीक है। और लाइन ब्रेक लगाने के बाद मैं अपने पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो ये मेरा लाइन ब्रेक यहाँ पर मेरा आ गया, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो नेक्स्ट लाइन ब्रेक हो उसके ऊपर जाने के लिए मुझे यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाना पड़े, उसको मैं यहाँ से भी लेके जा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ मैं यहाँ पे इसको लेके जाता हूँ तो यहाँ से भी मैं अपनी लाइन ब्रेक्स को स्विच कर सकता हूँ, ठीक है। और जो मेरी लाइन ब्रेक की वैल्यूज़ हैं, जो मेरी लाइन ब्रेक की वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को अच्छा, जो मेरी लाइन ब्रेक की वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, लाइन ब्रेक की वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर भी राइट साइड के ऊपर भी लाकर मैं चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर इसको स्टॉप करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाके मैंने इसको स्टॉप किया, तो स्टॉप करता हूँ मैं, तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस लाइन के ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, इस लाइन पे मैंने कंसोल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको form.html के अंदर यहाँ पर भी आपको इसकी वैल्यू आपको नज़र आ रही है कि इस लाइन के ऊपर आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन को आप यहाँ पर चेक करें, ये आपको बहुत काम आती है ये वाली चीज़ें, जब आप बहुत कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के ऊपर आप काम करते हैं, जहाँ पे आपके पास काफ़ी बड़े बड़े आपके पास डेटा होते हैं, आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके अंदर आपके ये वाले फीचर्स आपके बहुत काम आते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको सारे अपने इसको स्टॉप करना है, अपनी सारी डिबगिंग्स को, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे काफ़ी सारे आपने ये लगाए हुए हैं और आप चाहते हैं कि इसको स्टॉप करना चाह रहे हैं एक ही दफ़ा में, तो आप यहाँ से इसको पाउज भी कर सकते हैं अपने सारे ब्रेक पॉइंट्स को, ठीक है। तो जब आप इसको पाउज कर देंगे तो अब ये है कि अब आपका कोई भी लाइन ब्रेक कोई भी आपका ब्रेक पॉइंट आपका काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप अपने मल्टीपल लाइन ब्रेक्स को यहाँ से पाउज भी कर सकते हैं। ओके, मैं अभी फ़िलहाल ये सारे लाइन ब्रेक्स को मैं हटा देता हूँ। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर मैं अपने पेज को रिफ़्रेश किया मैंने, और पेज को रिफ़्रेश करने के बाद मेरा जो कंटेंट है वो यहाँ पे लोड हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कोल्ड इज़ अलाउड, मुझे यहाँ कंसोल में नज़र आ रहा है। अगर मैं इसकी एज को 17 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, या 14 कर देता हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे लिखा आएगा कोल्ड इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने जो कंडीशन है वो भी आप मैनेज कर सकते हैं, बट ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा। बट अभी जो हमने कोड लिखा है वो हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है परफॉर्मेंस का, ठीक है। परफॉर्मेंस का ऑप्शन आप पर काफ़ी काम आता है। ये हम जब लाइव वेबसाइट्स को जब हम विज़िट करेंगे तो वहाँ पर हम इसको देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर परफॉर्मेंस के ऊपर अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर ये आपको प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन ही आपको प्रोवाइड करता है कि आपको किस तरह से परफॉर्मेंस मेजर करनी है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आप यहाँ पे परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग आप करें,
ठीक है। और जब आप परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग आप करते हैं तो भी इसकी ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस टेस्टिंग इसकी स्टार्ट कर देता है। और जब ये आपकी परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाती है तो फिर बाद में ये आपको प्रॉपर्ली रिपोर्ट भी बना कर देता है कि आपकी परफॉर्मेंस इस वेबसाइट की जो है वो कैसी परफॉर्मेंस है, कहाँ पे आपकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉपर्ली आपकी मेंटेन, कहाँ पे आपकी वेबसाइट के अंदर एक्चुअली कहाँ पे आपको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली आपको गाइड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर। अभी मैं फ़िलहाल इसको स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, फिर इसके अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें तो जितनी भी परफॉर्मेंस हमने रन करी है उसकी बेस के ऊपर इसने मुझे ये रिपोर्ट्स मुझे यहाँ पे ले जाके दिखा दी। अच्छा, ये हम बाद में जाके प्रॉपर तरीके से इसको हम देखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम उसके ऊपर नहीं देखते। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक मेमोरी का सेक्शन है, इसको फ़िलहाल हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ एप्लीकेशन के ऊपर। जो कॉम्प्लेक्स सेक्शंस हैं वो मैं अभी फ़िलहाल इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं आपको अभी नहीं ले जाना चाह रहा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बाद में डिटेल में बताऊँगा। अच्छा, फिर इसके बाद आपका एक सेक्शन है एप्लीकेशन का। अच्छा, एप्लीकेशन का जो आपका सेक्शन है इसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती हैं, जिसके अंदर मैं आपको अभी 2-3 चीज़ों के बारे में बताऊँगा। एक आपको यहाँ पे नज़र आता है स्टोरेज का सेक्शन, ठीक है। स्टोरेज का जो आपका सेक्शन है इसके अंदर आपको यहाँ पे 3 स्टोरेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक आपको लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकीज़, ठीक है। ये 3 स्टोरेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, लोकल स्टोरेज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये जो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं उनके अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफ़ी सुनने में काफ़ी मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपके इंटरव्यूज़ में भी आते हैं कि लोकल स्टोरेज में, सेशन स्टोरेज में और कुकीज़ में क्या डिफरेंस होता है। और ये आपको पर्सनली तौर के ऊपर भी आपको समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, जो आपका लोकल स्टोरेज होता है, लोकल स्टोरेज आपका होता है पूरे ब्राउज़र का लोकल स्टोरेज, ठीक है। और जो सेशन स्टोरेज आपका होता है ये आपका होता है टैब स्पेसिफिक सेशन स्टोरेज, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको यही है कि अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के मैं एक आपको इसका यूज़ केस बताता हूँ, ठीक है। इसका यूज़ केस आपका फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट के ऊपर आप लॉगिन करते हैं, ओके। लेट्स सपोज कि आप किसी वेबसाइट के ऊपर आप लॉगिन करते हैं, जैसे कि मैं अभी ilmiz.com के ऊपर हूँ और मैंने इसके अंदर यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। तो ब्राउज़र को नेक्स्ट टाइम जब आप अपने ब्राउज़र के ऊपर आते हैं तो आपके ब्राउज़र को कैसे पता चलता है कि वो आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है। वो आपको ऐसे पता चलता है कि आपके पास यहाँ पर एक्सेस टोकन आपके पास यहाँ पर आपको सेव किया हुआ होता है। इसके अलग अलग तरीके होते हैं इसको मेंटेन करने के, ठीक है। इसका एक्सेस टोकन से भी मेंटेन होता है ये, और इसके अलावा और भी दूसरे तरीके होते हैं उससे भी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि जो आपका ilmiz.com है फॉर एग्जांपल, या फिर आप यूट्यूब के ऊपर आप जाएँ तो यहाँ पर आपको ये आप जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका लोकल स्टोरेज होता है ये आपका पूरा ब्राउज़र का होता है, ये आपका स्पेसिफिकली जो आपका टैब है उसका नहीं होता, ये आपके पूरे ब्राउज़र का होता है। तो ये एक्सेस इसी वजह से आपको यहाँ पर यूट्यूब भी आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से अगर आप सेशन स्टोरेज पे आप जाएंगे तो सेशन स्टोरेज आपका होता है वो आपका टैब स्पेसिफिक होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको कोई ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी है, कोई लेट्स सपोज कि आप कोई बैंकिंग एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो बैंकिंग एप्लीकेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क के साथ आप पे काम करती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप अपनी सेम टैब को आप दूसरे टैब के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका सिस्टम लॉगिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बैंकिंग एप्लीकेशन है तो वो आप कोशिश कर देंगे एक ही टैब के ऊपर आपका काम करें। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये ilmiz.com अगर मैं न्यू टैब में खोलता हूँ तो न्यू टैब में भी ये मुझे लॉगिन ही दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने यूज़ किया हुआ है, ये हमने यूज़ किया हुआ है, ये आपका लोकल स्टोरेज से मेंटेन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सेशन स्टोरेज से मेंटेन करूँगा तो उसके लिए फिर मैं आपका दूसरा टैब खोलूँगा तो उसके लिए मुझे दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि ये आपका सेशन स्टोरेज जब आप टैब क्लोज कर देते हैं तो आपका सेशन क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो जब आपका सेशन क्लोज हो जाता है तो दैट मीन्स कि फिर वो आप उसको दोबारा लॉगिन नहीं कर सकते उसी टैब के ऊपर। तो आप क्या करते हैं, आप नया टैब खोल के फिर आप उसके ऊपर दोबारा आप लॉगिन करते हैं। तो ये आपका दोनों में डिफरेंस होता है, लोकल स्टोरेज में और सेशन स्टोरेज में। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर कुकीज़ आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, जो कुकीज़ आपकी होती हैं, कुकीज़ आपकी होती हैं जो कि लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ये तीनों चीज़ें आपकी स्टोरेज के लिए ही यूज़ होती हैं। लेकिन कुकीज़ का जो साइज़ होता है वो आपका लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज से छोटा होता है। और दूसरा रीज़न कुकीज़ को मैनेज करने का ये होता है कि जब आप सर्वर साइड जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि जब आप सर्वर साइड जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उस रिक्वेस्ट करने के टाइम पे
कुकीज़ आपके पास अवेलेबल होती हैं, कुकीज़ की वैल्यू, कि आप अपनी कुकीज़ की वैल्यू को आप सर्वर पे भेज सकें, लेकिन लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज की वैल्यू आपके पास तब अवेलेबल होती हैं जब आपका पूरा पेज आपका रिफ़्रेश हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका मेन डिफरेंस होता है यहाँ पे कुकीज़ के अंदर, कि मैं इसको थोड़ा सा आपको अभी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक यहाँ पर आपको अभी एक आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको भी एक सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक दूसरा सर्कल है और ये आपका तीसरा सर्कल है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा इसकी मैं थोड़ी सी यूआई में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एक सर्कल आपको ये नज़र आ रहा है, दूसरा सर्कल आपको ये नज़र आ रहा है, ओके, और थर्ड सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है। तो 3 सर्कल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप ये आपका फॉर एग्जांपल ब्राउज़र है, ठीक है, ये आपका ब्राउज़र है, ओके। अच्छा, अब सॉरी ये आपका यूज़र है, ठीक है। इस यूज़र ने क्या किया, इस यूज़र ने रिक्वेस्ट किया आपके ब्राउज़र के अंदर, और ब्राउज़र के अंदर जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो आप सेंड करते हैं अपने सर्वर के अंदर, ठीक है। अपने सर्वर को वैल्यूज़ आप सेंड करते हैं। तो जो वैल्यूज़ अगर आपको फॉर एग्जांपल समटाइम्स आपको वैल्यू जो सेंड करनी पड़ती है, वो जो लोकल स्टोरेज और आपका सेशन स्टोरेज होता है उसकी वैल्यूज़ आपको ब्राउज़र जब आपका पूरा लोड हो जाता है उसके बाद आपको उसकी वैल्यू मिलती है। लेकिन जैसे यूज़र यहाँ से रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, तो आपको इस रिक्वेस्ट के दरमियान आपको उस वैल्यू का एक्सेस चाहिए होता है। इस अगर आपने लोकल स्टोरेज या सेशन में किया हुआ है तो आपको उसका एक्सेस नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुकीज़ के अंदर किया हुआ है तो कुकीज़ के अंदर आपको उसका वैल्यू का एक्सेस आपको मिल सकता है। तो ये कुकीज़ का ये फ़ायदा होता है कि आप जो इसका एक्सेस है वो आप कुकीज़ के अंदर अगर आप रखें तो वो आप ईज़िली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं ड्यूरिंग द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कुकीज़ के अंदर। बाकी बाद में जाके हम इसको डिटेल के अंदर हम देखेंगे प्रॉपर्ली, मैं आपको इसका बताऊंगा बाद में जाके, बट अभी के लिए आप सिर्फ इसको इतना ध्यान में रखें। अच्छा, अब इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक नेक्स्ट टैब है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का जो आपका टैब है इसके अंदर आपका जो आपका डोमेन है, ये डोमेन आपका सिक्योर्ड है या नहीं है वो आपका यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक टैब है लाइट हाउस का। लाइट हाउस आपका जो है वो आपका गूगल प्रोवाइडेड ही आपका एक प्लेटफॉर्म है, जो कि अगर आप गूगल वेब पेज के ऊपर भी अगर आप जाएंगे, गूगल वेब पेज टेस्ट, अगर आप इस पेज के ऊपर जाएंगे तो ये आपका लाइट हाउस प्रोवाइड करता है। ये आपका लाइट हाउस है जो कि आपका यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जो कि आपकी वेबसाइट को बताता है, आपकी वेबसाइट को एनालिसिस करता है कि आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है, एक्सेसिबिलिटी में क्या है, एसईओ में क्या आपकी इंप्रूवमेंट हो सकती हैं। तो ये तकरीबन सिमिलर होता है परफॉर्मेंस से, ठीक है। लेकिन लाइट हाउस आपको प्रॉपर्ली चेक करता है कि आपका मोबाइल का कैसा लेआउट है, डेस्कटॉप का कैसा लेआउट है आपका। तो ये आपको एक थोड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको जनरेट करके देता है, ठीक है। इन सारे टूल्स को हम और मज़ीद डिटेल के अंदर देखेंगे जब हम इसके प्रॉपर्ली जब हम किसी एप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे, तो हम इसको इन सारे टूल्स को मज़ीद डिटेल्स के अंदर भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर परफॉर्मेंस है, काफ़ी सारे आपके टूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, स्पेशली जो आपका लाइट हाउस है और आपका जो परफॉर्मेंस है, ये नेटवर्क परफॉर्मेंस और आपका लाइट हाउस, ये 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि आपके किसी भी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपको 1-2 चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको रिमूव कर देता हूँ फॉर नाउ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर और होती है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आप मैं यहाँ पर एक नई फाइल में क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये नई फाइल मैंने क्रिएट करी है, ओके। इस फाइल के अंदर मैं यहाँ से सारे कोड को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिंपल सा मैं एक बटन बना देता हूँ। आई होप कि आप लोगों को HTML की अवेयरनेस है, तो अगर HTML की अवेयरनेस नहीं है तो पहले प्लीज़ आप लोग HTML की सेशंस देख लें।
तो आप लोगों को ये टैग्स वगैरह समझ में आ जाएंगे। ओके अच्छा, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शो एन अलर्ट। ओके ये यहाँ पर मैंने सिंपल सा मैंने यहाँ पर एक टैग लिखा बटन, एक मैंने बटन बनाया शो अलर्ट का, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपको एक शो अलर्ट का आपको एक बटन नज़र आ रहा है। इसकी मैं टाइप बता देता हूँ, इसके अंदर बटन ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे बता देता हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर मैंने यहाँ पे बताया कि लेट्स सपोज अलर्ट। ओके तो जैसे ही मैंने शो अलर्ट के ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर एक अलर्ट नज़र आ रहा है। अच्छा अलर्ट का क्या मतलब होता है? अच्छा अलर्ट आप ऑन क्लिक का मैंने आपको एक फंक्शन बताया। ये ऑन क्लिक क्या होता है एक्चुअली, ये मैं आपको अगर आपको इसके सारे फंक्शंस आपको देखने हो तो ये ऑन क्लिक आपका एक एट्रीब्यूट होता है। इस एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए आप यहाँ पर किसी भी बटन के क्लिक के ऊपर अगर आपको कोई भी एक्शन आपको करना है तो वो आप यहाँ पर ऑन क्लिक की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के इवेंट्स आपके पास और भी होते हैं जी, इस तरह के इवेंट्स आपके पास और भी होते हैं। अगर वो इवेंट्स के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप यहाँ पर आएंगे ये ओके ये प्लीज़ नहीं करेंगे, डिस्टर्बेंस होती है। ओके अच्छा इस तरह के इवेंट्स अगर आपको जानना हो तो आप यहाँ पर सिंपल क्या करें, जो आपका कंसोल है यहाँ पर आप कंसोल के अंदर आप जाएं और यहाँ पर आप लिखें डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको यहाँ पे सारा आपको पूरा डॉक्यूमेंट नज़र आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर लिखते हैं विंडो फॉर एग्जांपल तो आपको यहाँ पर अगर आप यहाँ पर विंडो लिखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपको विंडो की जितनी भी आपके पास यहाँ पर फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसी के अंदर आपके पास और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, ऑन एनिमेशन एंड ऑन एनिमेशन आइट्रेशन। तो ये काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट करवाए हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस आपके पास इसके अंदर अवेलेबल हैं, ऑन की प्रेस, ऑन की अप, ऑन लैंग्वेज चेंज, ऑन लोड। तो ये सारे फंक्शंस आप इसके हिसाब से अपने हिसाब से आप इसको ट्रिगर करके आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑन स्क्रॉल का फंक्शन है, ऑन स्क्रॉल एंड का फंक्शन है, ठीक है। तो मतलब ये काफ़ी सारे आपके फंक्शन हैं जो कि हम टाइम बाय टाइम हम इसको देखते रहेंगे, इनके अंदर से फंक्शंस को हम देखते रहेंगे अपने हिसाब से। बट ये है कि ये इस अगर आपको ये सारे फंक्शंस लिस्ट डाउन करने तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक भी इसके अंदर से एक फंक्शन है, ठीक है, जिसको मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। ऑन क्लिक अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको एक फंक्शन है, यहाँ पे ऑन क्लिक आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ऑन क्लिक के फंक्शन को यूज़ करते हुए आपको जो भी आपको इसके अंदर एक्शन परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर सिंपल एक अलर्ट दिखाया है। अलर्ट का क्या मतलब है कि अगर आप जैसे ही अगर आप यहाँ पर शो एन अलर्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक अलर्ट नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये अलर्ट फॉर एग्जाम्पल आपको लोड पर ही दिखाना है, ऑन क्लिक पर नहीं दिखाना, तो आप यहाँ पर पेज लोड के ऊपर भी आप इस अलर्ट को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने पेज लोड किया आपको यहाँ पे अलर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास पेज लोड के ऊपर भी अगर आपको इसको प्रिंट करवाना है तो आप इसको यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं जी। और क्या आप में से किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ पूछ लें। जी ये क्लियर है? ये क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके ग्रेट। सर इसमें पूछना ये था कि जैसे हम app.js की फाइल अलग से मर्ज करवाते हैं इसके साथ, तो आप स्क्रिप्ट के अंदर ही इसमें फाइल में लिख रहे हैं जो है। सर अभी मैंने आप लोगों को जस्ट स्टार्ट किया है ना, तो इस वजह से मैं वो कॉम्प्लेक्स लेवल पे नहीं लेके जा रहा हूँ। इसका जो आपकी जब बेसिक्स हम कवर कर लेंगे ना इसकी 2-3 सेशंस के अंदर, तो फिर ये है कि मैं आपको प्रॉपर्ली आपको रिएक्ट जेएस के ऊपर ले जाऊँगा। तो फिर वहाँ पे हम जो भी आप कह रहे हैं ना हम उसी तरह से हम उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि असल में यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि
असल में यहाँ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली HTML से आए हैं, तो अभी उनको जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट का बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो उनकी वजह से मैं अभी इनको सिर्फ थोड़ा जो बेसिक्स हैं आपकी वो बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स एक्चुअली आपकी क्या है। तो सर ये हम जावास्क्रिप्ट कितनी पढ़ेंगे? सर कितनी पढ़ेंगे, हम इतनी पढ़ेंगे कि आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं इंशाल्लाह, कॉम्प्लेक्स लेवल का। ठीक है सर। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी मैं कर देता हूँ सर, बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, आप टेंशन नहीं लें। हमारा जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो ये काफ़ी एडवांस लेवल तक जाएगा। तो इसी वजह से मैंने लास्ट सेशन के अंदर आप लोगों को बताया था कि जब आप लोगों के पास कम प्रैक्टिस के लिए कम स्टफ़ हो आप लोगों के पास, तो कोशिश किया करेंगे उसके दौरान आप लोग जो है वो अपने तौर पे रिसर्च और अपने तौर पे एडिशनल प्रैक्टिस आप लोग किया करें, ताकि जब हम फास्ट जाना शुरू होंगे तो फिर उसके अंदर ये है कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो अभी आपने फीचर्स बताए हैं, परफॉर्मेंस और ये सारे जी। मतलब ये वो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ट्यूटोरियल्स में जब मैंने देखे थे तो उसमें तो डायरेक्टली वो जो है ना कोड स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक तो इसकी प्रैक्टिस को मतलब बता दें कि मतलब कितने असल में मैं थोड़ा सा इसको हमें जानना चाहिए। असल में मैं थोड़ा अपना आपको बता देता हूँ कि मेरा जो नेचर ऑफ टीचिंग है वो क्या है। मैं सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपके टीचर्स होते हैं वो आपको प्रॉपर्ली सिलेबस फॉलो करते हैं। पहले आपको शुरू के 10 सेशन आपको प्रॉपर बेसिक्स आपको बताएंगे, फिर उसके बाद बेसिक्स से वो आपको लूप्स बताना शुरू करेंगे, फंक्शंस बताना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन तो उनकी होती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जो मेरा नेचर ऑफ टीचिंग है ना वो ये है कि मेरी जो पूरी कोशिश होती है वो होती है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। ऐसा समझें कि वो एज अ क्लाइंट आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी फंक्शनैलिटी के ऊपर, ठीक है। तो जो आप प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जो चीज़ हम फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे मैं ख़ुद भी काम करता हूँ, मतलब मैं टीचिंग सिर्फ ये 1 घंटे ही मैं निकालता हूँ टीचिंग के लिए, लेकिन मेरी प्रॉपर जॉब है। तो मैं उसके ऊपर मैं जब काम करता हूँ तो जो हम नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं, सीनियर लेवल के डेवलपर्स के साथ मैंने काम किया, 12-13 साल हो गए काम करते हैं। तो जो प्रैक्टिसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, मैं वो चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैंने W3 स्कूल्स खोला और आप लोगों को 1 बाय 1 करके मैंने आप लोगों को आपको चीज़ें बताना शुरू कर दी, ठीक है। तो वो मैं करूँगा तो मुझे 6 महीने 8 महीने बहुत आसानी से मैं निकाल सकता हूँ अपने लेसन्स के अंदर, ठीक है। तो मेरी जो कोशिश है वो ये है कि मैं आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताऊँ जो कि आप लोगों को प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल हों, ठीक है। अच्छा, अब ये फर्स्ट सेशन के अंदर ही मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में क्यों बताया? इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको फर्स्ट सेशन के अंदर इसलिए बताया क्योंकि अब आगे जाके जो हम कोड करेंगे तो वो कोड की डिबगिंग स्किल्स जो आपकी होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अगर आपकी कोड की डिबगिंग स्किल्स अगर आपकी नहीं हो प्रॉपर्ली तो आप रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को उस अप्रोच के साथ में लेके जा रहा हूँ। मेरा असल में कोई भी सिलेबस मेरा बना हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो जो चीज़ मुझे लगती है कि आप लोगों को अब ये चीज़ बतानी चाहिए, मैं आप लोगों को उसी तरह से बताता हूँ। मेरी कोई आउटलाइन ये नहीं बनी हुई होती कि मतलब मैं आज मुझे आपको ये पढ़ाना है, कल मुझे आपको ये पढ़ाना है। तो मैं आप लोगों का लेवल देखता हूँ, फिर उसके हिसाब से मैं अपने सब्जेक्ट्स को एट द सेम टाइम मैं उसको डिसाइड करता हूँ कि आज मुझे आप लोगों को ये चीज़ बतानी है, ठीक है। तो जैसे मुझे लगता है कि आप लोग कहीं पे बेसिक्स के अंदर आप लोग कहीं पे रुक रहे हैं, तो फिर मैं अपने प्रोजेक्ट को रोक के फिर मैं आप लोगों को उसके बेसिक्स में आपको थोड़ी सी और मज़ीद डिटेल के अंदर मैं बताता हूँ। तो मतलब ये जो चीज़ आपकी होती है ना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इस सेंस में होती है कि जब आप फर्दर आप काम करेंगे तो उसके अंदर आपको लॉगिंग्स कैसे करनी है, आपको नेटवर्क्स के टैब कैसे यूज़ करने हैं, आपको ब्रेक पॉइंट्स कैसे लगाने हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो हमारा कोड 15 लाइन का कोड है हमारा, लेकिन जब आप ऐसी फाइल्स पे काम करेंगे जिसका कोड आपका 500 लाइन का कोड होगा,
ठीक है। तो उस टाइम के ऊपर आप उसकी डिबगिंग आप कैसे करेंगे, वो आप तभी करेंगे जब आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो आप अब जैसे जैसे आपका कोड, आपका लेवल आपका ग्रो होगा, तो ये आपकी डिबगिंग स्किल्स भी आपके साथ साथ इसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पे कोई इश्यूज़ आते हैं प्रैक्टिस करने में, तो आपको फ़ौरन से पता होगा कि यार मैं इसको कंसोल करवा के देख लेता हूँ कि यार मेरे पास कंसोल भी प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं स्टार्टिंग से अगर आप पिक करें। क्लियर है? जी जी सर। तो सर इसको हम अपने तौर पे जो है एक्सप्लोर करें, जैसे अभी आपने बताया। जी जी बिल्कुल, अपने तौर पे एक्सप्लोर करें इसको। जो मैंने चीज़ें करी हैं उसको आप, जैसे मैंने अभी आपको एक केस मैंने आपको अभी फ़ौरन से मैंने आपको बना के बताया कि भाई हम इसके अंदर एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको कोल्ड ड्रिंक अलाउड है, 18 साल नहीं है तो कोल्ड ड्रिंक अलाउड नहीं है। तो इसी तरीके से आप कोई दूसरा केस आप बनाएं और उस केस के ऊपर आप इसकी कंडीशन आप अप्लाई करके देखें, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी, आप सेम चीज़ देख कर तो आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब उसी तरीके से आप अपने दूसरे मज़ीद केसेस आप बनाएं, तो इससे ये कि जो आपकी लॉजिक बिल्डिंग की जो आपका माइंडसेट है वो आपका बनना शुरू हो जाएगा, मेंटली तौर के ऊपर उसकी डेवलपमेंट आपकी शुरू हो जाएगी, आपकी मेंटल डेवलपमेंट आपकी स्टार्ट हो जाएगी उससे। जी सर, ठीक है सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी और कोई क्वेश्चन किसी का? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी सर मेरा आज फर्स्ट सेशन है, तो मैंने पहली दफ़ा ज्वाइन किया है। तो मेरा सवाल ये था, जैसे भी आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया कि डिबगिंग स्किल बहुत ज़रूरी है। मैं मेरी अभी रिसेंटली जॉब हुई है एक सॉफ्टवेयर हाउस में, ओके। तो एज ए रेक डेवलपर ही मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ, जूनियर। तो लेकिन मेरी भी स्किल्स फील करता हूँ कि मेरी ना उस लेवल की नहीं है कि मैं मतलब डिबगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिक बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे थोड़ी सी उसमें हेल्प आउट चाहिए। और ये सवाल तमाम भाइयों के लिए भी है, की तरफ से भी है कि मतलब कि हमें अपनी लॉजिक बिल्डिंग पर कैसे काम करना चाहिए, प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए। तो सर काइंडली उस हवाले से ज़रा मैं कुछ बताता हूँ। टिप्स बताइएगा। देखिए लॉजिक बिल्डिंग है ना, वो आपकी प्रैक्टिस से नहीं आती। प्रैक्टिस आपकी इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस आपकी इंपॉर्टेंट है आपके सिंटैक्सिस को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। इस वजह से आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आपकी लॉजिक बिल्डिंग है ना, वो आपकी आती है आप रियल प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करें, उसी से आपकी लॉजिक बिल्डिंग आपकी डेवलप होती है। इसका मैंने एक बहुत अच्छा मैंने आप लोगों को एक आइडिया दिया है कि आप लोग कोई भी एक आइडिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये कंसिडर करें कि आप कोई एक स्टार्टअप आप लॉन्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और उस प्रोजेक्ट को आप खुद से आप लोग बनाना शुरू करें, ठीक है। तो जब आप अपने इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे और आप उस प्रोजेक्ट को खुद से बनाना शुरू करेंगे, तो वहाँ से आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग स्किल है वो आपकी डेवलप होना शुरू होगी, ठीक है। मतलब आप, जैसे मैं आपको कोड बता रहा हूँ, आप इसको जितना आप लिखते रहें, आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप इसको देख के आप लिखते रहें, इससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको क्लियरली ये कह रहा हूँ, लॉजिक बिल्डिंग आपकी तभी होगी जब आप रियल प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज कि मैं आपके इस जो हमारा 2 महीने का ड्यूरेशन है, 2-3 महीने का ड्यूरेशन है, इसके अंदर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको 2 प्रोजेक्ट में कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है, रियल प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा देता हूँ अपने माइंडसेट के हिसाब से, तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए मेरी तो लॉजिक बिल्डिंग मेरी अच्छी हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी, जितनी भी अच्छी अभी है उससे ज़्यादा और अच्छी हो जाएगी मेरी लॉजिक बिल्डिंग। लेकिन उससे आप लोगों की लॉजिक बिल्डिंग नहीं अच्छी होगी। ये अगर आप सोचेंगे कि मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट बनवा दूँ तो और आप लोगों की लॉजिक बिल्डिंग उससे बेटर हो जाए, तो वो आप लोगों की नहीं होगी। आप लोगों को सिंटैक्स समझ में आना शुरू हो जाएंगे, आपको ये समझ में आ जाना शुरू हो जाएगा कि आपको अगर लॉजिक लगानी है तो वो कैसे लगानी है। लेकिन उसके लिए आप लोग हमेशा मेरे मोहताज रहेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि यार ये लॉजिक आपकी ऐसे नहीं है, ऐसे लगेगी, तब आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर खुद से अपनी लॉजिक बिल्डिंग अगर आपको इम्प्रूव करनी है, तो उसके लिए आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम स्टार्ट करें। कहीं पर अगर आप स्टक होते हैं, तो जब आप किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसेंगे ना, तो उस प्रॉब्लम में फंसेंगे तो फिर आपको उसकी लॉजिक बिल्डिंग आपकी तब वहाँ से आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट होगी। लेकिन जब तक आप किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, तब तक आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट नहीं होगी। ये ध्यान में रखिएगा कि मैंने आपको ये आइडिया दिया कि आप अपने तौर के ऊपर एक प्रोजेक्ट आप लोग सोचें, और उस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट से उस प्रोजेक्ट को हम पिक करके हम उसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को आप लोगों के साथ बनाऊँगा, आप लोग अपने जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा वो आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आप अप्लाई करें, ठीक है। तो उससे वहाँ पे आप लोगों की लॉजिक बिल्डिंग, लॉजिक डेवलपमेंट जो है आपकी स्टार्ट होगी।
जी क्लियर है? जी जी, थैंक यू सर, थैंक नो यू सर। प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है सर। उसमें सर मैंने जो चीज़ सीखी है, सॉरी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ कि मैं जिनके पास पहले काम कर रहा था, अभी तो मेरी न्यू जॉब है, तो उन्होंने बताया था कि जब भी कोई आपके पास सिनेरियो आता है ना, तो उसको आप छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करो। ऐसे ही है ठीक है बिल्कुल। कि मतलब कि मैंने जी जी सर, कि बटन पे क्लिक करें तो ये होना चाहिए, तो पहले हमें एक बटन चाहिए। देखिए ठीक है, कोई भी लॉजिक उसके आपकी बाद बनती ऊपर है ना, चाहिए तो हमें जी सॉरी टू इंटरप्ट, कोई भी लॉजिक आपकी बनती है ना, वो आपकी किसी ना किसी सिनेरियो के बेस पे बनती है। ठीक है, अब मैं आपको लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट है लेट सपोज, और वो जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस पे बनी हुई है। अच्छा, अब उसके अंदर जब यूज़र कार्ट के स्टेप के ऊपर आता है तो वहाँ पर एक लॉजिक आपको लगानी है कि अगर यूज़र का जो कार्ट जो अगर यूज़र का वॉलेट बैलेंस अगर यूज़र का वॉलेट बैलेंस आपकी जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्डर है उससे ज़्यादा है तो यूज़र ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अगर उसका यूज़र का वॉलेट बैलेंस टोटल अमाउंट से कम है तो वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। तो आपको ये सिनेरियो आपके आपके पास आता है, तो अब इस सिनेरियो की बेस के ऊपर आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग आप वहाँ से बनाना शुरू करते हैं, आप अपनी लॉजिक्स को वहाँ से आप बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक बहुत ही एक बेसिक सी आपको एग्जांपल दी है, ठीक है, जो कि हर बंदा ई कॉमर्स वेबसाइट को आज के दौर में यूज़ करता है, तो ये आपको फ़ौरन ही समझ में आ जाएगी ये वाली एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल से भी कनेक्ट करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं कि आपके वॉलेट के अंदर आपके जो फिजिकल वॉलेट जो आपकी जेब में है उसके अंदर अगर आपके 50 रुपये है तो आप उससे 51 रुपीज़ की चीज़ आप नहीं खरीद सकते। ठीक है, उससे आप उतनी ही खरीदेंगे जितना बैलेंस आपके पास है, जितना वॉलेट के अंदर अमाउंट आपके पास है। तो यही सेम जो आपकी लॉजिक्स है ये आपकी कोडिंग जो आपकी रियल लाइफ लॉजिक्स है वो आपकी कोडिंग लेवल के ऊपर भी अप्लाई होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताई कि भाई अगर आप 18 साल के हो तो आप लेट सपोज आप कोल्ड ड्रिंक को हटा के आप सिगरेट को ऐड कर दें यहाँ पे कि अगर आप 18 साल के हो तो यू आर अलाउड टू हैव दिस सिगरेट, अगर आप 18 साल के से कम हो तो आपको सिगरेट अलाउ नहीं है। तो मतलब इस तरह की लॉजिक्स आपकी रियल लाइफ से ही आपके सामने आती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप लॉजिक्स किसी कोई दूसरी मखलूक के लिए लगा रहे हैं, आप लॉजिक्स अपने ह्यूमन बींग्स के लिए ही लगाते हैं। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? जी कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? ऑल क्लियर? सर वैसे एक क्वेश्चन मेरा था। बोले सर। सर ये था, मैं पूछना ये चाह रहा था कि जैसे हम आज की प्रैक्टिस करते हैं, कल की प्रैक्टिस करते हैं, 3-4 दिन की प्रैक्टिस करते हैं। जी अच्छा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वो पीछे का जो सिंटेक्स वगैरह है या पीछे का जो लॉजिक होती है वो थोड़ी थोड़ी सी भूलना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या किया जाए? सर सजेशन इसके लिए ये है कि आप लोग जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट करें, और जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे तो आप इतना ज़्यादा आप लोग लिखेंगे कि आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे कभी। तो यही सजेशन है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि सर जी जी बोले। सर ये जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ एक आपने जो दिया था, तो अब उस पे हम ये जावास्क्रिप्ट भी साथ साथ इम्प्लीमेंट करें या जी जी पहले करें थोड़ा सर, जावास्क्रिप्ट के और- साथ आप लोग इम्प्लीमेंट करें, कोई मसला नहीं है सर। जी जी ठीक है सर। नो प्रॉब्लम सर। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सिंटैक्सेस और लॉजिक बिल्डिंग के लिए, वो करना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप लोग जो है वो 2 महीने कंप्लीट कर लेंगे सक्सेसफुली, मैं खुश हो जाऊंगा, आप लोग खुश हो जाएंगे, बट उसका हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद से आप करें, आप लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। मैं उसके अंदर आप लोगों को जो चैलेंजेस आएंगे ना प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने में, वो चैलेंजेस से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो चैलेंजेस आप लोग नहीं आएंगे, आप लोगों को नहीं आएंगे, आप लोगों की जो है वो मेंटली जो डेवलपमेंट माइंडसेट है वो आपका नहीं डेवलप होना शुरू होगा। सर ये जो सर्च इनपुट जो होता है इसकी फंक्शनैलिटी सर जावास्क्रिप्ट पे बनती है? सर ये नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट होता है, और जब आप इसको सर्च करते हैं तो वो पूरा आपको डिव ही होती है जो आपकी। अब लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम गूगल पे आए, ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने इसको सर्च किया कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, और क्लिक करते ही मेरे पास जो मेरे रिसेंट सर्चेज हैं वो मेरे पास आ गए। या फिर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल इल्मिस्ट, तो मेरे पास जो इल्मिस्ट के जो सर्चेज हैं वो मेरे पास यहाँ पर आ गए।
ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके देखता हूँ इसका कोड, तो ये वो पूरा मेरा HTML ही था, ये कुछ भी नहीं है। और ये सारा इसी तरह से एक सारी चीज़ें काम करती हैं कि आप यहाँ पे टाइप करें तो टाइप करके फिर आपकी जो है रिकॉर्ड्स वो पिक करना शुरू करता है, फिर वो एक एक चीज़ के ऊपर मतलब इसके अंदर काम होता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इल्मिस के ऊपर अगर आप जाएँ और यहाँ पर जाके अगर आप यहाँ पर इसको सर्च करें, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेस, ठीक है। तो ये जो आपकी सर्चिंग की जो आपकी फंक्शनैलिटी है वो सारी आपकी ऐसे ही बनती है कि जो आपको HTML जो आपकी होती है वही आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सर इसको यूज़ करने में जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है? ये जावास्क्रिप्ट से ही बनती है ये, क्योंकि जो आपके ऑन क्लिक, ऑन टाइप, ये सारे जो आपके इवेंट्स होते हैं ये आपके जावास्क्रिप्ट से ही पॉसिबल होते हैं। ये नॉर्मल HTML से पॉसिबल नहीं है ये। मतलब जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS ये तीन चीज़ें मिक्स होकर आपकी ये फंक्शनैलिटी आपकी डेवलप होती है। ठीक है सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। जी क्लियर है आप लोगों को? सर मैंने आज फर्स्ट डे ज्वाइन किया, तो मुझे काइंडली ये बता दीजिएगा कि सेशंस डेली बेसिस पर हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो उसका टाइम क्या है सर? ओके अच्छा, एक चीज़ आप लोग जहन में रखिएगा कि जो हमारा व्हाट्सएप का चैनल है इसको आप लोग अपने पास फॉलो रखिएगा, और इसके ऊपर आप लोगों के पास यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन आप लोगों के पास आता है। नोटिफिकेशन के ऑप्शन को आप लोग इनेबल रखिएगा, तो आप लोगों के पास इसके जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारी टाइमिंग्स हैं वो टाइमिंग्स हमारी ये हैं, जावास्क्रिप्ट का जो सेशन है वो हमारा 10 से 11:30 तक होता है। आप एक दफ़ा क्या करेंगे, इस चैनल के ऊपर आप लोग जाएं अपने व्हाट्सएप के ऊपर, और यहाँ पर जाके पुराने जो मैसेजेस हैं वो चेक कर लें, तो आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी सारी आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। और इसके अलावा जो आपने इल्मिस के ऊपर जो आप लोगों ने बैच के ऊपर इनरोल किया हुआ है, आप उस बैच के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको रिकॉर्डिंग्स उसकी नज़र आ जाएंगी। जावास्क्रिप्ट के 2 सेशन हैं वो हमारे जो अभी हुए हैं, या सेकेंड सेशन था, फर्स्ट सेशन जो हमारा हुआ उसकी रिकॉर्डिंग अभी पब्लिश नहीं करी है, वो इंशाल्लाह आज या कल में वो रिकॉर्डिंग हमारी पब्लिश हो जाएगी, तो वो आप लोगों को वहाँ पे नज़र आ जाएगी, और सारी रिकॉर्डिंग्स आपको वहीं पे नज़र आती हैं। जी थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। सर ये जो फेसबुक पे जाके रिव्यू देने वाला वो आपका मैसेज हमें मिला था, तो वो किस तरह से रिव्यू जो है वहाँ पे देना है हमें? सर जस्ट फेसबुक के ऊपर जाएं और इल्मिस के पेज के ऊपर आप लोग जाएं और वहाँ पे आप रिव्यू अपना सबमिट कर दें, बस ये करना है। फेसबुक पे आप जाएं और इल्मिस के पेज के ऊपर आप लोग जाएंगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को रिव्यूज़ सबमिट करने का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। यहाँ पर कहीं पे आप लोगों को रिव्यू सबमिट करने का ऑप्शन नज़र आता है। अभी ये तो मैं एज अ बिज़नेस ऑनर मैं इसके अंदर लॉग्ड इन हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे रिव्यूज़ देखने का ऑप्शन आ रहा है, बट आप लोग अपने रिव्यूज़ के यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं पेज के ऊपर जाके। जी सर। ओके क्लियर है? जस्ट मेक श्योर कि रिव्यूज़ आप लोग सबमिट करते रहें, ताकि जो रिकमेंडेशंस हैं वो जो इस तरह के कोर्सेज़ को ढूंढ रहे हैं वो इधर उधर काफ़ी ज़्यादा ख्वारी कर रहे हैं वो लोग बेचारे, तो उन तक ये पहुँचाएँ, और जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकें इसको अच्छी बात है। ठीक है, तो आज का सेशन में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कल सेशन में इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़।